वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड टेक्निक को लेकर है। आज हम इकोनॉमिक प्लानिंग एंड टेक्निक के अंदर जो मेरिट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग, हमने लास्ट टाइम प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग को कवर किया था। अब हम प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग से रिलेटेड एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो कि उसके मेरिट्स के बारे में है, यानी इसके फ़ायदे क्या होते हैं। बेसिकली फ़ायदों के बारे में हम इस स्लाइड में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके बेसिकली फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, इसका एक होता है लॉन्ग विजन। अगर किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को हम देखते हैं तो वो एक लॉन्ग विजन में रखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग ड्रॉ करें। पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या होती है कि आपका 25 से 30 साल का अरसा जो है वो इकोनॉमिक विजनलाइज कर लेते हैं आपके आपका इकोनॉमिक जो लेवल है वो 20 या 25 साल बाद कहाँ खड़ा होगा, किस लेवल पर होगा। ये तमाम बातें जो हैं हम इसके अंदर समझते हैं कि किस तरह से इसके जो है बेनिफिट्स क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपकी बेनिफिट में आती है वो आपका एक लॉन्ग टर्म विजन बन जाता है। लॉन्ग टर्म विजन इस तरह से कहना चाहिए कि आपके पास जो है वो, अगर आपके पास एक 20 साल का एक अरसा है और उस अरसे के अंदर आपने अपनी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो स्टेबल कर ली है कि नहीं 20 साल तक हमने ये प्लान्स करनी है, ये प्लान्स किस तरह से हम कूप अप करेंगे या किस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे, तो 20 साल बाद हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कहाँ होगी। उससे क्या होता है कि कंट्री को एक खास विजन मिल जाता है और एक मिशन उसके पास क्रिएट हो जाता है कि उसने ये चीज़ अचीव करनी है इतने टाइम के अंदर, इतनी चीज़ों को अचीव करने के लिए। अच्छा, उसके साथ कंट्री क्या करता है, कंट्री के पास बहुत सारी रिसोर्सेज बढ़ती और कम होती रहती हैं, तो वो इसके अंदर थोड़ा सा अपना लॉन्ग विजन लेके चल रहा होता है कि अगर ये रिसोर्सेज कम हो गई और हमने प्लान को यहाँ शिफ्ट किया तो हमारे पास आगे कितने अरसे बाद हम किस पोजीशन में खड़े होंगे। फिर इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होती है, यानी हर साल बराबर 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 डेवलपमेंट होती है क्योंकि आपने 20 साल के लिए प्लान कर लिया होता है। देखें, आज अगर मेरी अर्निंग 50 रुपये है तो मैं अगले 20 साल के लिए उसे प्लान करूंगा तो किस तरह से करूंगा कि मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिनको मैं यूज़ करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकता हूँ, या मुझे कौन कौन सी स्किल्स सीखनी है। मैं उसके लिए तकरीबन एक अरसा मुकर्रर करता हूँ, 1 साल का। ठीक है, लेट सपोज 1 साल बाद मैं जो है वो 40,000 रुपये कमाऊंगा, यानी आज मेरी अर्निंग था 50 रुपये है, 1 साल बाद मैंने 40,000 रुपये कमाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस अर्निंग को कमाने के लिए प्लान करूंगा। तो वो जो प्लान होगा वो डेली टास्किंग के ऊपर काम करेगा और डेली टास्किंग हमें देगा और मोटिवेशन देगा, और जितने दिन हम करीब होते चले जाएंगे तो हमें समझ में आता रहेगा। इसी तरह कंट्रीज भी अपना प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग ड्रॉ करती हैं और उनको हर साल उसको लेकर चलना होता है और उसको ड्रॉ करती है, जिससे फायदा क्या होता है, आपकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो एक सस्टेनेबल वे में चल रही है। अब इससे एक और फायदा क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी जो इकोनॉमी में जो वसाइल मौजूद हैं उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुदरती वसाइल हों या वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हों या नेचुरल रिसोर्सेज हों, उनको हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। यार, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझ लेते हैं, हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे पास एक ऑफिस है। अब उस ऑफिस के अंदर क्या है कि उसके खास बजट बना हुआ है। अब उस बजट को हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, यानी हम 20,000 रुपये दे दिए कि इस ऑफिस को एक महीने के लिए 20,000 रुपये के एक्सपेंसेस में चलाना है। तो जो हम लोग होंगे, यानी जो लोग वहां पे काम कर रहे होंगे, वो उस ऑफिस को उस 20,000 रुपये के अंदर ही चलाएंगे। चाहे उसको ये कोई ज्यादा खर्चा हो या कम खर्चा हो, वो कोशिश करेंगे कि इसको इसी वे के अंदर खत्म किया जा सके, यानी इससे उनको आज़ादी मिल सके। तो ये कंडीशंस होती हैं जब आप कभी प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग में जाते हैं तो आपको रिसोर्सेज समझने में आसानी हो जाती है और रिसोर्सेज को संभालना आसान हो जाता है। अब इसमें क्या कंडीशन आती है, देखें, बेसिकली जब 20 साल या 25 साल का प्लान हम करते हैं तो दिन ब दिन इनोवेशंस आ रही होती हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेट कर रही होती है, डिफरेंट किस्म के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग अपने आप को कूप अप कर रहे होते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, तो जब हमारी चेंजेस हम देखते हैं तो वो चेंजेस हमारी यहाँ किस तरह से कंसिडर की जाती हैं कि हम उसको यूँ समझ लेते हैं कि जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हमारे काम में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यानी हमने जो 20 साल का प्लान किया था वो 19 साल का भी हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी प्लानिंग मशीन्स आ गई हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम वो 20 साल में भी कूप अप कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो तो आपके पास नई
कोई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए भी स्पेस मौजूद होता है और आप उसके अंदर स्पेस क्रिएट कर लेते हो। ये नहीं आपके पास क्या हुआ, आप कोई गुड्स प्रिपेयर कर रहे थे, आपने उसको नेचुरल रिसोर्स से प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको कोई टेक्नोलॉजी मिली जो उस रिसोर्स को डबल करके करने लगी, तो आपका जो इकोनॉमिकल विजन था वो 20 साल बाद जहां खड़ा था वहां पे ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इससे एक और फायदा क्या होता है, देखें जब हम लोग कोई प्लानिंग लॉन्ग टर्म में करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टाइम आ जाता है, स्पेस आ जाता है, बहुत लंबी स्पेस मिल जाता है हमें। हम अपनी इन्वायरमेंट को जज कर सकते हैं, हमारी इन्वायरमेंट किस तरह से चल रही है, हमारी इन्वायरमेंट में क्या वर्किंग हो रही है, हम किस तरह से इसको ट्रीट कर पा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है हमारी कूप अप करती चली जाती हैं, वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे हम दरख्तों को कंजर्व कर सकते हैं, हम दरख्तों के लिए काम कर सकते हैं, दरख्त लगाने का भी काम कर सकते हैं। जब हम 20-25 साल का प्लान करते हैं तो हमें ये पता होता है कि यहाँ हमारी आबादी आ जाएगी, तो हमने यहाँ पर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी देख के चलना है। तो बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हमें यहाँ पर बहुत सुकून से देखने को मिल जाता है जब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर जाते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि यार पानी की कमी आ जाएगी, खुराक की कमी आ जाएगी, खुराक के लिए भी काम करना है हमें और भी काम करना है, तो तमाम रिसोर्सेज को हम लेकर मर्ज करके इकट्ठा करके चल रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारी जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होती है वो एक एनवायरनमेंट में ठहराव आ जाता है। सोशल इंक्लूजन ऐसे कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे पास कोई इदारा या कोई लेवल ऑफ किसी जगह हम लंबी प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उस लंबी प्लानिंग में हमें ये पता होता है कि अगर आज 4 शहर में अस्पताल हैं तो अगले 10 साल बाद ये आबादी जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें 10 अस्पतालों की ज़रूरत होगी। या हमें आज 4 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो कल ये बढ़कर 10 इंस्टीट्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो जब प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग होती है उसके अंदर भी ये फायदा होता है कि हम उसके अंदर वक्तन फवक्तन चेंजेस लाते रहते हैं और अपना प्लान ड्यूरेबल करते रहते हैं, जिससे हमारी सोशल इंक्लूजन कभी मर्ज नहीं होती, यानी हम उसको कभी जैसे कहना चाहिए दबाव में का शिकार नहीं होती, उसमें एक सस्टेनेबिलिटी आती है। वो सस्टेनेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि हमने जो सोशल चीज़ों को यूज़ की हुई होती है, जो सोशल इन्वायरमेंट का हमने यूज़ किया हुआ होता है, वो इन्वायरमेंट हमें पता चलता रहता है कि वक्तन फवक्तन हमने इसको ग्रोथ करना है, वरना ये प्रॉब्लम में आएगा। तो ये एक नया प्रॉब्लम फेस करेंगे हम, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी अच्छा रिजल्ट दे। स्टूडेंट्स को ये चीज़ इसलिए बताना बेहद ज़रूरी थी क्योंकि स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग बेसिकली कितना किरदार अदा करती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात मैं करूँगा, ये कि रियलिटी है कि ये चीज़ें जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वो फॉलो करते हैं, लेकिन अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर बाई जीन ऐसा नहीं होता कि उनका जो प्लान है वो प्रॉपरली वर्क कर सके, क्योंकि इनके पास जो एनुअल प्लानिंग होती है, एनुअल प्लानिंग से प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग का जब मर्जमेंट होता है, यानी उससे जब एनुअल प्लान को देखा जाता है और उसमें कोई नज़रसानी करता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर गॉफ्ट एक्सचेंजिंग का प्रोसेस ऐसा होता है कि गॉफ्ट जब एक्सचेंज हो जाती है तो जो पुराने मंसूबे होते हैं उन्हें डिक्लेयर नहीं किया जाता और उन्हें उनमें अमेंडमेंट की जाती है, उनमें बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ होती है। तो इस वजह से जो प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग होती है वो यहाँ कामयाब नहीं होती। तो इस वजह से अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग बहुत डिटेल्ड होती है, बहुत ज़्यादा वाइडर होती है, और उसको समझने के लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ता है, काफ़ी इकदाम करने पड़ते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि हमारी जो डिस्कशन है वो बेसिकली इस पैटर्न पर जाकर स्टेबल करती है कि हम यहाँ कितना हद तक काम कर सकते हैं या कितना हम इसमें समझा सकते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है और उसके बहुत सारे फ़वाद होते हैं, और उसके फ़वाद इस तरह से होते हैं कि आपका गोल अचीव हो जाता है लॉन्ग